हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे। तरीका भूल रहे हो क्या? जय हिंद जय सिंह लिखो, अभी लिखो। जज्बा, पूरा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बहुत सारी अपडेट्स हैं। आपको ओवरऑल ये पता है कि 55% सिलेबस पहले वाले बैचेस यानी जो पहले वाले अटेम्प्ट्स होते थे उससे बहुत नया है, बिल्कुल नया है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सतर्क होकर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी होगी। मेरे को लगता है कि ये पहले से हैवी सब्जेक्ट हो गया है, समझ रहे हो? तो तैयारी करने के लिए आपको रेगुलर बिल्कुल बना रहना पड़ेगा दोस्तों। तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, ठीक है, मैंने भी लिख दिया। इसकी यूनिट 3 होगी, यूनिट 3 करेंगे। ये पहले कभी था ही नहीं इस कोर्स में, ना तो सीए फाउंडेशन में था ना सीए इंटरमीडिएट में था। ये बहुत बड़ी चीज होगी जो आज आप पढ़ोगे। ये मान के चलो कि तुम एक सेपरेट आइटम पढ़ रहे हो, यही मान के चलो कि एक सेपरेट आइटम पढ़ाया जा रहा है और नया नया माजरा तुम्हारे सामने है। ठीक है, बच्चों को पता भी लग जाना चाहिए भैया। और आज की क्लास में तुम्हें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का वजूद पता लगेगा कि पूरे भारत में क्या है और एक सीए के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। गोविंद शेखावत को आसान लग रहे हैं चैप्टर, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, चलो जी दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मार्केट फेलियर वाला टॉपिक करा था, जिसमें हमने देखा था गवर्नमेंट की दखल अंदाजी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट वेरियस कॉजेस ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल भी सकते हो क्योंकि रियगुलारिटी बहुत बहुत फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, यानी जो हमारे देश की सरकार का गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, इसे हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। थोड़ा साफ लिख दूं, यूनियन बजट, इसे हम सेंट्रल बजट भी बोलते हैं। ये कैसे बनाया जाता है इसका पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और आपको बताऊं एक बात खास, बजट अपने आप में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है पूरे देश की, समझ लो। एक पता क्या होता है, सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं, कोई इस ख्वाब तक पहुंचे या ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक सीए एस्पायरेंट होता है, वो सबसे पहला ख्वाब है कि उसका सीए कंप्लीट हो जाए कोर्स। सीए कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो केशव गांधी ठीक है, फिर वो क्या चाहेगा कि वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर ले या फिर अपना सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, खुद का काम धंधा खोल के बैठ जाए। जैसे जैसे वो सीए पुराना होता जाता है ना, उसका सपना ऐसा होता रहता है, यार मैं बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करूं। बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना मतलब देश के लिए प्राउड वाला काम करना। और वैसे ही तुम सीए बन के अपना काम करते हो तो मोटा माल तो कमाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात हो जाती है बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, समझ रहे हो? तो यहां पर भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का संविधान है, उसमें गवर्नमेंट बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। सीए वालों जानो, उसमें इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे तुम किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाते हो, तुम्हें थोड़ी सी फील वो वाली आएगी, शायद उससे बड़ी फील आ सकती है क्योंकि चीज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप सोचो कि देश की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, और इनको अगर आप जानते हो तो करंटली शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन जी नाम है इनका। और जब बजट बनाया जाता है तो बजट पूरे देश को पढ़कर सुनाती है। ये जो भी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बजट पढ़कर पूरे देश को सुनाएगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, वैसे आपको बताऊं कुछ अलग अलग फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखो, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर, इसको एफएम बोल दो। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में बजट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल आदमी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट होता है हमारे देश में बजट के लिए रेस्पॉन्सिबल। प्रेसिडेंट
फाइनेंस मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबल बनाता है बजट पेश करने के लिए। नंबर 1 रेस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट, नंबर 2 रेस्पॉन्सिबल फाइनेंस मिनिस्टर। यानी फाइनेंस मिनिस्टर अगर रेस्पॉन्सिबल है बजट के लिए तो वो किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने बनाया है। इस बात को ध्यान रखना। हिमांशु जी कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी की स्टूडेंट रही हैं। अच्छा, तुम्हें तो बहुत गहन नॉलेज है भाई, बहुत गहन अध्ययन किया है आपने। ठीक है, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बहुत बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। नंबर 1, ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है? सबसे पहली बात, हमारे देश में वेरियस लेवल की सरकार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट भी होती है और लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह, म्युनिसिपलिटी, ये सब होते हैं। तो ये बजट किसका है? ये हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। समझ रहे हो? अब ये बजट होता क्या? देखो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं 26 मार्च को, ठीक है, तो दोस्तों ये 2023-24 ईयर बोलते हैं। ये ईयर, इसको फाइनेंशियल ईयर बोल लो, फिस्कल ईयर बोल लो, अकाउंटिंग ईयर बोल लो, कुछ भी बोल लो। 2023 के 1 अप्रैल से ये शुरू हुआ था और 2024 के 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसी साल में सरकार ये आइडिया लगाती है, आइडिया मतलब अंदाजा, अंदाजे को बोल दिया एस्टीमेट। सरकार ये एस्टीमेट लगाती है कि जो आने वाला नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, यानी 2024-25, इस ईयर में सरकार को कहां कहां पर कितना कितना पैसा एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करना पड़ेगा और सरकार को कहां कहां से माल मिलेगा, रिसिप्ट्स मिलेगी। रिसिप्ट कहां कहां से मिलेगी, सरकार ये आइडिया पहले लगा लेती है और इसकी एक डिटेल फाइनेंस की स्टेटमेंट बनाती है। उस डिटेल फाइनेंस स्टेटमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। यानी गवर्नमेंट बजट नेक्स्ट ईयर में क्या खर्चा होगा, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा, उसकी एडवांस प्लानिंग है। बहुत, बिल्कुल बुशरा खान, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत फैक्ट वाली क्लास है, मतलब अच्छे फैक्ट पता लगेंगे आपको। तो सरकार आइडिया लगाती है कि अगले साल में क्या क्या खर्च करेंगे और कहां कहां से माल आएगा। चलो जी, खर्चे की बात कर लेते हैं। कुल मिला के आपको इतना आइडिया हो चुका है कि जैसे जब तुम अकाउंट बनाते हो, अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जब गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है तो वो आजकल तो कंप्यूटर लैपटॉप में बनाया जाता है, तुम सोच सकते हो कि वो लिखकर भी कभी बनाया जाता था। ठीक है, तो इसकी 2 साइड होती है, एक होती है एक्सपेंडिचर साइड और एक होती है रिसीट साइड। रिसिप्ट बोल लो, रिसीट बोल लो, इसको बाबा रेवेन्यू भी बोल देते हैं। रेवेन्यू साइड मतलब माल मिलना। ये सरकार के पास पैसा कहां कहां से आएगा इसमें होता है और कहां कहां से सरकार के पास से खर्चा होगा वो यहां लिखा होता है। अब देखो, जो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ये 2 तरीके का होता है। एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, दूसरे का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये ज्यादा मत इसके अंदर घुसना, ये रेवेन्यू और ये रेवेन्यू सेम है। हाँ, ये नाम रख दिया, ऐसे ही नाम रख दिया। अकाउंट्स वाले बच्चे हो, तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो। फिर जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती है राज्य कैपिटल रिसिप्ट्स। इसको मैं अभी अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, बेसिक कवर अप कर रहा हूं, फिर चलेंगे मॉड्यूल पे, इसके बाद चलेंगे मॉड्यूल पे। ठीक है जी। अब चलो ठीक है, सरकार अपना खर्चा भी लिखेगी, अपनी कमाइयां भी लिखेंगी, तो खर्चा और कमाई के बारे में एक डिटेल बता देता हूं। नॉर्मल अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखो दोस्तों, जब आप पैसा खर्च करते हो, खर्च करने से तुम कुछ खरीद लेते हो, कोई माल खरीद लोगे ना, तो माल को बोल दो आप एसेट। पैसा खर्च किया है तो आपने अपना एसेट बढ़ा लिया है, एसेट इंक्रीज कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। और अगर एसेट इंक्रीज नहीं किया है तो आपने अपना कर्जा चुकाया होगा, यानी अपनी लायबिलिटीज को कम किया होगा। देखो जी, पैसा खर्चने के बाद जो होता है, या तो तुम कुछ खरीद लेते हो, कुछ भी खरीद लो यार, टॉफी खरीद लो मान लो, या पंखा खरीद लो, मोबाइल फोन खरीद लो, या तो ये हुआ होगा, या फिर आपने जिंदगी में कभी उधार लिया होगा, आज वो चुका दिया, अपनी लायबिलिटी कम कर ली होगी। तो खर्चा करने की 2 कहानियां हो सकती है। ठीक है जी। अगर सरकार की बात करूं तो सरकार खर्चा करती है,
भाई सरकार ने कंस्ट्रक्शन करवा दी, मान लो रोड बनवा दिए, बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, तो सरकार की रोड हो गई, बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सरकार ने अपने एसेट्स बढ़ा दिए। या बाबा सरकार ने क्या किया होगा, पहले कभी कहीं से कर्जा लिया होगा, आज वो रीपे कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन भी कर देती है सरकार, कर देती है ना। अगर दोस्तों ऐसा हुआ है तो ऐसे सभी खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे सभी खर्चों को मतलब सर दोबारा क्लियर करो, मैं बोलना चाहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के जिससे या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाएं या फिर सरकार की लायबिलिटी कम हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर सरकार के किसी खर्चे से सरकार के एसेट्स नहीं बढ़े हैं और लायबिलिटी भी कम नहीं हुई है, तो ये जो स्पेशल खर्चा है सरकार का, इसे बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अब बाबा सरकार ने लोन लिया हुआ था तो इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार। राजे इंटरेस्ट पे करने से कर्जा नहीं खत्म होता, कर्जा उतना ही रहता है, लोन का अमाउंट उतना ही रहता है, ठीक है, ओके। अब सरकार सब्सिडीज दे रही है कहीं ना कहीं, तो यार सब्सिडीज देने से सरकार का कौन सा एसेट बढ़ गया, कुछ खरीदा है क्या, नहीं ना तो सरकार की लायबिलिटी कम हुई। तो ये मैंने बताया आपको एक्सपेंडिचर की दो टाइप के बारे में, क्योंकि यहां पर लिखा था ना, मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताऊंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिससे, अब देखो कैसे याद रखोगे तुम याद रखोगे ऐसे खर्चे जिससे इधर सरकार के एसेट्स बढ़ेंगे और सरकार की लायबिलिटी कम होगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इधर और की जगह तुम नीदर नोर लगा दो, नीदर सरकार के एसेट्स बढ़े नॉर सरकार की लायबिलिटी कम हुई, ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, सॉर्टेड है। अब आते हैं रिसिप्ट पे। तुम पर्सनल लेवल पे सोचो कि तुम्हें किसी बंदे ने माल दिया है, मतलब पैसा दिया है। जब भी तुम्हें पैसा मिलेगा उसके अंदर दो बातें होती हैं, या तो तुमने अपना कुछ बेच दिया होगा, एसेट्स कम कर लिए होंगे, ईमान बेचने की बात नहीं कर रहा, सामान बेचने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया सरकार ने अगर अपने एसेट्स बेच दिए तो सरकार को पैसा मिलेगा। हां बेच देती है सरकार भाई अपने एसेट्स, कैसे बेचती है मैं आपको बताता हूं। सरकार कभी कभी डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जान लो, इसका मतलब होता है सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो सरकार की पीएसयू कंपनी है, इसके अंदर सरकार अपना हिस्सा बेच देती है और हिस्सा बेचकर पैसा कमाएगी। जैसे कि मान लो एलआईसी कंपनी है, एलआईसी का 5% हिस्सा सरकार ने बेच दिया, तुमने भी शेयर खरीद लिए, तो सरकार को पैसा मिलेगा। दीपक मिश्रा पूछ रहे हैं यार सर ये आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है भाई, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार पीएसयू में अपना हिस्सा बेच देती है पब्लिक को और पैसा कमा लेती है, यानी सरकार का एसेट्स कम हो गया, सरकार ने पैसा कमा लिया, है ना, रिसिप्ट हो गई सरकार की। लेकिन दोस्तों कभी कभी सरकार पैसा रिसीव करके अपने ऊपर कर्ज चढ़ा देती है, लायबिलिटी चढ़ा लेती है। यानी मान लो सरकार ने उधार ले लिया, तो भाई सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ गया, ऐसा ही होता है ना। अब दोबारे फ्रेश रहो, जब हमें कभी पैसा मिलता है तो पैसा तब मिलता है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, इधर हमारी प्रॉपर्टी बिक चुकी होगी या फिर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी रिसिप्ट्स को सरकार बोलती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं हुआ है तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिससे नीदर सरकार के एसेट्स कम होंगे नोर सरकार की लायबिलिटीज बढ़ेंगी। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है ऐसा है कुछ ऐसा भाई है। जितने भी तरीके के टैक्स हम सरकार को देते हैं, सरकार कहती है तुमसे टैक्स ले लेंगे, हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, ये तुम्हारा टैक्स। ओहो, सरकार टैक्स ले लेगी, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देगी, चालान काट देगी, विदाउट हेलमेट का, विदाउट आरसी, विदाउट लाइसेंस चलाते हो ना स्कूटी बाइक, ठीक है, फाइन लगा लेगी, फीस ले लेगी। कुछ भी काम करवाने के लिए, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, सरकार से लाइसेंस बनवा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, उसकी फीस ले लेगी, आधार कार्ड बनवा लेगी, फीस ले लेगी, मतलब समझ गए ना। तो ऐसी चीजें सरकार अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो जो सरकार को प्रॉफिट हुआ है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। प्रॉफिट अर्न हुआ है ना,
कुछ बिका थोड़ी है सरकार का ना, सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ा। समझे? तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता था यहां पर, यह मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट पे। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिससे नीदर सरकार के एसेट्स कम हो नॉर लायबिलिटी बढ़े। इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है स्पेशली। एक होती है टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है ऐसी जो टैक्स की फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि सरकार को मान लो प्रॉफिट हो गया भाई, ठीक है जी, सरकार ने खुद इंटरेस्ट रिसीव किया इस बार, भाई लोन दे दिया होगा तो इंटरेस्ट मिल गया, तो ऐसा तो सरकार का कोई एसेट बिका ही नहीं है। टैक्स में तो तुम जानते हो फिर टैक्स दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स मैंने लिख दिया डीटी, एक इनडायरेक्ट टैक्स मैंने लिख दिया आईटी। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये इंटर में आपके सब्जेक्ट भी बनेंगे, तब आप इसको डीटी आईटी कहना सीख जाओगे। आईटी तो अब नहीं होता, मतलब इसको अच्छे तरीके से जीएसटी बोलने लगे हैं अब, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ, अब जो सरकार ऐसा पैसा लेती है जिससे सरकार का या तो कोई प्रॉपर्टी बिक जाए या फिर सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट के दो टुकड़े किए हुए हैं, एक होती है सरकार की ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ा देगी, है, हाँ, लायबिलिटी बढ़ा देगी। सिंपल बोरोइंग इसका एग्जांपल है, बोरोइंग, बोरोइंग, सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ गया। एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग, यानी सरकार के पास माल भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कर्जा नहीं चढ़ेगा। एसेट बिक सकते हैं भाई लेकिन, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो छोटे मोटे में बेसिक कवर अप कर रहा हूं, आपका माइंड सेट कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। यहां पर अगर आगे चलेंगे तो इस टॉपिक को मुझे डिस्कस करना ही था आपसे। तो जैसे कि एक छोटा सा यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए, लो जी, यहां लिखा है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाती हैं। वो इधर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वैसे बता देता हूं। चलो आप छाट के बताओ कौन सी नॉन डेट है यहां पर जिससे सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ रहा। तुम्हें अच्छा खासा टाइम देता हूं इसको पढ़ने का। इधर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, कौन सी सरकार की ऐसी रिसिप्ट है जिससे सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ रहा, लेकिन वो कैपिटल रिसिप्ट होनी चाहिए, रेवेन्यू वाली नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तुम बताओ जरा, पोल चालू है भाई यहां पर। हाजी सूर्यपाल, सही है। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता करना है कि नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है। देखो जी, रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने तुम्हें लोन दिया हुआ था, तो सरकार को आज आपने वापस कर दिया, जब लोन वापस आ जाता है तो रिकवरी ऑफ लोन, तो ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सैलरी दे रही है सरकार, तो ये खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा है, इंटरेस्ट पेमेंट भी खर्चा है, पेमेंट सब्सिडीज की भी खर्चा है। अदर रिसिप्ट्स जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, ये खर्चा नहीं है, ये रिसिप्ट है, और डिसइन्वेस्टमेंट जैसी रिसिप्ट से सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ता, तो ये भी नॉन डेट क्रिएटिंग है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, हम कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। बोरिंग से कर्जा चढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, तो ये डेट क्रिएटिंग है, और स्टेट का शेयर टैक्स रेवेन्यू में अलग ही आइटम हो गया। तो बाबा एक तो ये और एक ये दो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है, ये 11.6 है, ये 5.6 है, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 16.7। दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखा मॉड्यूल ने भी कहां घुमाया है, कहां तीर मारा है। तो यहां पर बच्चे जो सही थे सबसे फास्ट, प्रिंस, सावन और शांतु, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स। तो अब ऐसे ही चलेगा मामला भाई, ठीक है जी। और बता दूं मैं आपको, आप देख पाएंगे कुछ क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं इसके बिहाफ पे। बोल रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स बताओ, कैपिटल रिसिप्ट का अमाउंट यहां से चेक करके कितना होगा, है ना, वैसा का वैसा है, सिर्फ तुम कैपिटल रिसिप्ट बताओ। इस बार तुम्हें दे दिया दोबारा मैंने 1 मिनट, ध्यान से पढ़ना है और कैपिटल रिसिप्ट बतानी है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब चाहे डेट वाली हो चाहे नॉन डेट वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेट हो या नॉन डेट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो जी, ये तो नॉन डेट वाली थी, ये वाली और ये वाली,
डेट क्रिएटिंग वाली भी देख लो। खर्चा 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 खर्चा, ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, ये है डेट क्रिएटिंग वाली। एक दो तीन, तीनों को ऐड कर दो। 16.7 था ना वो, 16.7 और 6 22.7 में 8 ऐड करोगे तो 23.5 बनेगा, है ना। इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, टोटल कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगी। तो बाबा ये रहा आंसर आपका, ए वाला इज राइट। ठीक है जी, देख लेते हैं भैया। हाँ ज्यादातर बच्चे सही हैं, प्रिंस, इजहार, सूरज, तनिषा, आयुष। चलो जी, मामला बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लूं मैं, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन प्रॉफिट। जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, उस टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ये पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है भैया, मैं दे रहा हूं 45 सेकंड का टाइम आपको। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बता दो, कौन सी लाइन सही है। टैक्स है, टैक्स है तो भैया रेवेन्यू रिसिप्ट तो होगा ही होगा। हाँ श्रेया अग्रवाल, ऐसी क्वेश्चन है भैया। अच्छा रिया गुलाटी, ठीक है, टैक्स है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ही होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कौन सी सरकार इसको कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। डी वाला यहां पर सही आंसर है। हाँ, चाहत प्रिया, सूर्यपाल, विकास, आराध्या, कनिष्का आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी ठीक है, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को 2 चीजें प्रोवाइड करती है मोटे मोटे तौर पे। या तो लोन दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, हां दे सकती है भाई। दूसरा, ग्रांट्स भी दे सकती है। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? ग्रांट्स का मतलब कोई सोचता है डोनेशन होता है, नहीं नहीं, ग्रांट्स का मतलब सच्चा बताता हूं। देखो, ग्रांट्स का मतलब होता है जो बनता था वो लेना नहीं है। जैसे कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपए का लोन दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे इंटरेस्ट भी लेगी, बोलेगी भैया तेरा 5% का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, लेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया चल तेरा इंटरेस्ट माफ कर दिया। माफ कर दिया तो मतलब ग्रांट हो गई। ग्रांट का मतलब एडिशनल पैसा, मतलब जो भी लेना था वो माफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी जेब खर्ची दे भी दो तो वो भी ग्रांट कहलाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जब तुम किसी को लोन देते हो तो तुम्हारे एसेट्स बढ़ जाते हैं। क्यों? एसेट में कौन होता है? डेटर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे पूछोगे डेटर कौन होता है तो तुम खतरे में हो, ठीक है। हाँ सूर्यपाल, आप ग्रांट को डिस्काउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा यही है, लिखा है ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है उसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पढ़ना है, बस इन दोनों के बारे में पढ़ो, इसलिए मैं आपको 45 सेकंड दे देता हूं, ठीक है। हाँ प्रिंस गुप्ता, हाँ हिमांशु आपका भी सही है, वेव ऑफ करना ये भी बोल सकते हो। हाँ आरती, ग्रांट में अमाउंट तो रीपे करना ही होता है मेरी जान। अमाउंट तो पे करोगे ना भाई। देखो दोस्तों, यहां बात की जाए तो ग्रांट जो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देर इज नो डाउट, ठीक है। यहां पर भी लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखी है, एज इट इज मेंट टू मीट करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट।
ये ग्रांट इसलिए दी गई है ताकि स्टेट अपने करंट एक्सपेंडिचर को संभाल ले, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट डज नॉट या नीदर क्रिएट एनी एसेट, क्रिएट का मतलब होता है इंक्रीज होना, इसकी वजह से कोई एसेट इंक्रीज नहीं होगा और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ, तो डेफिनेशन जच रही है, डेफिनेशन इज द राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ये नहीं है भाई, ये है, बी इज द राइट। सबको समझ में आना चाहिए, तो बी वाले को ठोक दो। चलो जी, सूर्या, सुजल, आराध्या, कनिष्का, विराट कोहली भी है यहां पर। मतलब आईपीएल छोड़ के तुम क्लास लेने आ गए, सीए की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, एक ग्रांट बहुत बड़ा टॉपिक भी है रितेश, सीए इंटर में आता है, वहां ज्यादा पता लगता है तुम्हें इस बारे में। चलो जी, अब मुद्दे की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक जो हम रन कर रहे हैं अभी। देखो जी, मान लो इधर लिखा है सरकारी बजट, ये लिख दिया भैया। इसकी दो साइड होंगी, एक होगी एक्सपेंडिचर साइड और एक होगी रेवेन्यू साइड, जिसको मैं रिसिप्ट साइड बोल देता हूं एज ऑफ नाउ, आपको सही लगेगा। सरकार के इधर खर्चे लिखे होंगे, जो भी उसका अमाउंट यहां आएगा, इधर रिसिप्ट लिखी होंगी, उनका अमाउंट यहां आएगा। अकाउंट सा लग रहा है थोड़ा सा, है ठीक है, कोई बात। जो सरकार के खर्चे होंगे बहुत सारे होंगे, उन सबको मैं बोल देता हूं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी हाल फिलहाल के लिए, दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां डाल देते हैं बाबा, ठीक है। और रिसिप्ट में आएगी एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आएगी कैपिटल रिसिप्ट, इतना ही लिख दिया, चलो लिख दिया, ठीक है जी। इधर फिर टोटल हो जाएगा, डबल लाइन तुम समझते हो इसका मतलब, इधर टोटल कर देंगे। तो राज्य ये सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर होंगे, मैं टीई लिख रहा हूं, ये सरकार की टोटल रिसिप्ट्स होंगी, मैं टीआर लिख रहा हूं। समझ गए इतनी बात को? ऐसा ही बनता है, ठीक है। चलो जी, अब यहां आपको बात देखनी है। देखो, अगर सरकार को लगता है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स बराबर रहने वाले हैं, तो इसको सरकार बोलती है, अगर लगता है, यानी सरकार को लगता है 100 करोड़ रुपया खर्च होगा और सरकार को 100 करोड़ रुपया मिल भी जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। तो आपसे कोई पूछ ले बैलेंस्ड बजट क्या होता है, तो इट इज अ सिचुएशन वेयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स इट। ओके, चलो जी, अगले पे आते हैं भाई। लेकिन हा उतरो जरा आगे, हाँ जी, अगर सरकार को लग रहा है कि सरकार को खर्चा कम करना है और सरकार के पास रिसिप्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, मतलब सरकार को लग रहा है कि 90 का खर्चा होगा और 100 रुपया सरकार को मिल रहा है, तो भैया यहां तो सरकार के पास माल ज्यादा आ गया। ये माल ज्यादा आने वाली सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस, ये सरप्लस बजट हो गया। सरप्लस बजट वो सिचुएशन जब सरकार की टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा होंगी टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है जी, आसान काम चल रहा है। लेकिन इन केस सरकार को लगता है भैया 112 रुपया खर्च होगा और 98 रुपया रिसिप्ट में आएगा, यानी सरकार को लगता है खर्चा ज्यादा होगा, कमाई कम होगी, तो बाबा ये डेफिशिट हो गया। दिस इज कॉल्ड डेफिशिट बजट, नुकसान वाला बजट या बजट डेफिशिट बोल लो, एक ही बात है। इसको हम ओवरऑल डेफिशिट के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल डेफिशिट क्यों? क्योंकि डेफिशिट का टॉपिक है ना जो, वो मेन पढ़ना है आपको, मेन पढ़ना है। क्योंकि सरकार बोल रही है हमारे यहां पर डेफिशिट 3 तरीके के हैं, यानी जो बजट डेफिशिट है ये 3 तरीके का है राज्य। कौन कौन सा? एक है जी रेवेन्यू डेफिशिट, दूसरा है जी फिस्कल डेफिशिट, तीसरा है जी प्राइमरी डेफिशिट। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो रेवेन्यू डेफिशिट सबसे पहले समझाना चाहूंगा। अगर सरकार को लगता है कि 50 रुपए सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे और 38 रुपीज सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, तो सिर्फ रेवेन्यू वाले आइटम को कंपेयर कर लो। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से,
तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू वाले आइटम में डेफिशिट आ गया। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 है, रेवेन्यू रिसिप्ट 38 है, तो यहां 12 का रेवेन्यू डेफिशिट आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये तो रेवेन्यू डेफिशिट हो गया, बहुत बेसिक बात हो गई। चलो जी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर दूसरे डेफिशिट पे आएंगे। ये तो बेसिक करा रहा हूं भाई, अभी खतरे वाली मतलब नॉलेज वाली बात रह गई है। नॉलेज वाली बात है, खतरे वाली मत बोलो यार, ठीक है। आपके लिए प्यारा सा लाया हूं क्वेश्चन एक बना के। आगे एक टॉपिक आएगा पब्लिक डेट मैनेजमेंट का, उसमें फॉर्मूला भी है रेवेन्यू डेफिशिट का, ये 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये बोला है रेवेन्यू डेफिशिट कैलकुलेट करके बताओ। इस टेबल में कुछ आइटम लिखे हैं, वो टेबल वही रिपीट हो रही है। ले लो भैया 1 मिनट, शांति का दान दो, चुपचाप से रेवेन्यू डेफिशिट कैलकुलेट करो। एक ही टेबल का बार बार इस्तेमाल किया गया है। पहले तो मैं देखूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। तो भैया ये सैलरी जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सब्सिडीज जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है? टैक्स और नॉन टैक्स, ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट है, आरआर लिख दिया मैंने। इन तीनों को एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो 41.1, 1.3 और 3.2, 41, 42, 45, 45.6 बन रहा है मेरे को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया मेरे हिसाब से 45.6। रेवेन्यू रिसिप्ट में इन दोनों को जोड़ दो तो 26 और 12 38.6 यहां लिखूंगा। रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया मेरा 38.6। इनका डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा? पूरा पूरा प्रॉपर 7 आ रहा है, तो ये रहा हमारे पास 7.0। सी विल बी द राइट आंसर। चलो जी उस्ताद। विकास गुप्ता, सूरज, अपर्णा, सुंदर ठाकुर और चाहत प्रिया आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। सॉर्टेड है, ठीक है। रितेश, मैं ये कहना चाहता था, ये जो एग्जांपल लिखे हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ये जो एग्जांपल लिखे हुए रेवेन्यू रिसिप्ट के, डिफरेंस क्रिएट कर दिया दोनों का, आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है जी। अब क्या है ना, जब ये समझा रहा हूं आपको तो बच्चों को लगता है सर जैसे आजा 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 आजा, ये रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट हुआ है, ऐसे कैपिटल डेफिसिट भी होता होगा। हाँ होता होगा, लेकिन सरकार उसको कैलकुलेट नहीं करती, समझ रहे हो, ठीक है। ओके, अब दोबारा ध्यान देना इस चीज पे भाई, दोबारा ध्यान देना, हो जाएगा जिस बच्चे से वो न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। आप प्लीज शांति का दान दो, ठीक है। हाँ देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर देंगे तो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा, लेकिन ये कोई टर्म नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो जी, आपको ये तो पता है गवर्नमेंट बजट है, सरकार एडवांस में आइडिया लगा रही है, एडवांस में आइडिया लगा रही है कि कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो भैया उस आइडिया को जरा ध्यान में दो। मान लो सरकार ने सोचा कि सरकार को ओवरऑल 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो सरकार को रिसिप्ट्स होंगी वो 90 रुपीज होंगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो, 10 आ गया। दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट या फिर ओवरऑल डेफिसिट, ये बोल देंगे। यानी सरकार ने आइडिया भी लगा दिया, भैया 90 ही मिलेगा, साम दाम दंड भेद सब लगा के, जितना मर्जी टैक्स लगा ले पब्लिक पे, जितना मर्जी लोन ले ले, सरकार के पास टोटल मिला के 90 रुपया ही आएगा। दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। लेकिन डिफरेंट पे आओ, थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट ढूंढो, ये जानना जरूरी है। मुझे लगता नहीं कि कोई इसको समझा देगा इस तरीके से, लेकिन आप समझना जरूर। देखो जी, सरकार को लगता है कि 100 रुपया सरकार को खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को जो रिसिप्ट मिलेगी 90 मिलेगी, बोरोइंग भी मिला के। आप सोचो विदाउट बोरोइंग सरकार को कितनी रिसिप्ट मिलेगी। मान लो सरकार को 85 की रिसिप्ट मिल रही है विदाउट बोरोइंग, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से
टोटल रिसिप्ट माइनस करो ऐसे वाली जिसमें बोरोइंग्स ना हो, तो जो 100 माइनस 85, 15 का डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक विशेष चीज है। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बजट डेफिसिट से डिफरेंट है। यानी यहां पर पहले सोचा जाता है कि यार बोरोइंग नहीं लेंगे, पहले देखते हैं कि खुद कितना जुगाड़ कर सकते हैं, लोगों से टैक्स कितना ले सकती है सरकार, विदाउट हेलमेट चालान कितना काट सकती है, सारे देखेगी और देखेगी हमसे 85 का जुगाड़ होता है। तो असली जिंदगी में ऐसा होता है, ये नहीं होता कभी भी, ये होता है। सरकार को लगता है 100 रुपया खर्च करना है तो सरकार 100 रुपया ही खर्च करेगी। देख लिया कितना पैसा मिल जाएगा पब्लिक से, 85 मिल जाएगा, तो कितने का डेफिसिट हो गया, 15 का। अब लेगी सरकार 15 का लोन, अब लेगी सरकार किसका लोन, 15 का लोन। तो सरकार बड़ी तेज आइटम है, लोन का अमाउंट डिसाइड करने के लिए फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करती है। क्या करने के लिए, लोन का अमाउंट डिसाइड करने के लिए। तो बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में, इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट। सरकार को कितना लोन चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट फिस्कल डेफिसिट बता देता है बस। और डाउट स्लाइड देखूंगा एक बारी, ठीक है। रिया गुलाटी सब बताऊंगा, कहां से लोन आता है कहां से नहीं आता, एक एक चीज के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, डोंट वरी। चलो जी एक बार फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पहुंचते हैं। इसके सेक्शन एक्चुअली पता है क्या, मॉड्यूल में इसको बहुत बाद में कराया है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये सबसे पहले बताने की जरूरत है आपको, तो इसलिए मैंने पर्सनली सबसे पहले बताया, फिर मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे काफी चीजें। हाँ 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 हाँ, ये लो जी मित्रों, आ गए हम फिस्कल डेफिसिट पे। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देना सरकार की टोटल रिसिप्ट्स, ऐसे रिसिप्ट्स जिसमें उधार का माल ना हो। तो दोस्तों एक फॉर्मूला और बनाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मान लो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको गिवन ना हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो होता है। और अगर टोटल रिसिप्ट्स गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस ऐसी वाली कैपिटल रिसिप्ट जिसमें उधार का माल ना हो। और वो कौन सी होती है, वो होती है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं होगी। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसको भी मैं बहुत बड़े लेवल तक एक्सप्लेन कर सकता हूं जहां बच्चा परेशान हो जाएगा, लेकिन परेशान करने की जरूरत नहीं करूंगा मैं, ठीक है जी। आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। ये राज्य क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री ए, एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बताओ। और भैया मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा, दिमाग लगाने वाले बच्चे दिमाग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो जी लगा लो। फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो बाबा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी टोटल एक्सपेंडिचर दिया ही नहीं, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दोगे। तो पहले खर्चे की साइड जाते हैं। देखो राजे, अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट वाला भी समझ में आ जाएगा। जोशी आपको लग रहा था ना रिपीट करने के लिए बोल रहे थे बच्चे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी यहां क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढूंगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेमेंट हुई है तो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल वर्ड ही आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो जी, अच्छा जी, और कोई खर्चा यहां पर, चलो जी इतना समझ में आता है। अब सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो, या चाहिए आ गया सरोज, ठीक है, ओके, हाँ जी ठीक है। टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मैंने ऐसे लिख दिया, डरने वाली बात नहीं है भाई। तो अब ध्यान देते हैं, सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल दी हुई है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, ठीक है जी। और बोरोइंग तो अलग चीज है, रिकवरी ऑफ लोन, इससे एसेट कम हुआ है, लायबिलिटी तो नहीं हुई, ये कैपिटल रिसिप्ट है सरकार की, समझ गए। तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा 50, 52, 552 में से 38, हाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ये अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट क्या है,
अदर रिसिप्ट मतलब ये तो नहीं लिखा हो सरकार के ऊपर कर्जा है, तो ये भी एक तरीके की हम रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही मान के चल लेंगे इस चीज को। अब जरा ध्यान दीजिएगा राज्य, 20,000, 1,500 और 5,000, इन तीनों को जोड़ो 26,500 आ जाएगा, ये सरकार की रिसिप्ट हो गई। ओके, एक्सपेंडिचर देखो 24,000, 26,000, 50,000 और दो 52,000 और ये 500, 52,500 सरकार के खर्चे हो गए। हमने बोरिंग तो लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो 52,500 में से 26,500 एक बार माइनस करो तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट एक चीज मिस्टेक हो गई यहां पर, एक चीज यहां पर मिस्टेक हो गई। अगर आप देखोगे 52,500 नहीं आएगा, यहां पर आएगा तुम्हारा 50,500, क्योंकि ये रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ना, ये हम काउंट नहीं करेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर क्यों काउंट नहीं कर रहे? क्योंकि राज्य रेवेन्यू अकाउंट यानी रेवेन्यू का टोटल एक्सपेंडिचर 24,500 दिया हुआ है, इसके अंदर ही इंटरेस्ट पेमेंट आ गया है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर ही सब कुछ है, सारे रेवेन्यू के टोटल आइटम दे दिए, ये स्पेशली इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर बच्चा बोलेगा सर ये अदर रिसिप्ट क्यों काउंट किया है रेवेन्यू रिसिप्ट में? यहां पर अदर इसलिए बोला है कि वो डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन रिसिप्ट है सरकार की। अगर यहां लिखा होता ना अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर मतलब बाद में हुए होंगे, यानी बाद में सोचा होगा, ऐसी अदर रिसिप्ट है, इसलिए स्पेशल थी, इसको इंक्लूड कर लिया, इसको नहीं किया। तो 50,000 में 26,500 जाएंगे तो 24 के आंसर आ जाएगा बाबा। 24 के ये रहा बी वाला, इसको टिक कर दो। ज्यादातर बच्चे सही थे। प्रिंस, सूरज, खो, हैंग, लिंबू, शमा परवीन, आकाश शर्मा, दीज आर द टॉपर्स। चलो जी, बच्चों ने रेवेन्यू डेफिसिट के लिए क्वेश्चन बोला था, मैं दोबारा करा देता हूं। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए जो क्वेश्चन है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप एक बार देखोगे तो आपको भी टाइम दे देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो टोटल यही है ना 24,500, रेवेन्यू रिसिप्ट देखो आप कितनी है, नहीं केशव गांधी वो अप्रोच दूसरी है जो आप बोल रहे हो, वो नहीं यूज होती यहां पर। अंशुल इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो रेवेन्यू में इंक्लूडेड था, पूरा रेवेन्यू अकाउंट का पूरा दिया हुआ था। अब भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 24,500 लिया है हमने, नहीं समझे? ओके ठीक है मेरे दोस्त, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट 1,500, 5,000, 20,000, ठीक है जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवरऑल ये है तुम्हारे पास, और रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो स्पेशल ये 20,000 दिया हुआ है आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दो तो 4,500 आएगा। अदर को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं, और है तो सरकार की रिसिप्ट यार, चिल मारो, ये सरकार की रिसिप्ट है, ये बहुत स्पेशल एडिशनल रिसिप्ट होती है। इस चीज को मैं जब पूरा रिसिप्ट का प्रोग्राम समझाऊंगा आपको पता लग जाएगा। वैसे तो सरकार की रिसिप्ट दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इनसे भी हटके कुछ एक्सेप्शनल रिसिप्ट होती है जिसको अदर रिसिप्ट बोल देते हैं। ठीक है जी, माइनस कर दिया अपना, 4,500 आंसर आ गया, सी वाला इज द राइट आंसर। ओके सॉर्टेड है, मामला सॉर्ट होना चाहिए। हम्म। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है भैया, ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। देख लो जिस हिसाब से कराया क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको करना भी है। चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ो। ठीक है जी, फिजिकल डेफिसिट हो गया, आप समझते हो। इसके अलावा एक प्राइमरी डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट थर्ड नंबर का डेफिसिट है। ये क्या होता है? कहता है जो जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट का आंसर आया है ना, जो भी आप, अच्छा इसका आंसर बता दो पहले वाले का, सी था यार, है ना, ज्यादातर बच्चे सही थे, कोई नहीं।
जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट का आंसर आया है उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे फिजिकल डेफिसिट शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी कहता है मैं भी वही शो करता हूं बट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट माइनस कर दो, बाकी सब कुछ मैं फिजिकल डेफिसिट के जैसा हूं, सिर्फ इंटरेस्ट हटाओ। ठीक है जी, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलिए 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 राज्य, अभी इतना घबराओ मत क्योंकि बेसिक चल रहा है, मैटर बेसिक है ये, अभी तुम एडवांस में नहीं आए हो। लो जी, प्राइमरी डेफिसिट काउंट करना है और यहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले यहां पर फिजिकल डेफिसिट काउंट किया था 24,000। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस 24,000 यानी प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, 24,000 फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट इसके लिए दिया था स्पेशल 2,000, इंटरेस्ट यहां से माइनस कर दो 2,000, आंसर आ जाएगा 22,000, 22 या 22 जो मर्जी बोल लो, ये लिखा हुआ जी आंसर, सी वाला इज द राइट। ओके चलो जी राजे, ठीक है जी, इतना हो गया तो बस एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, इतना होने के बाद भी। सरकार के माल के बारे में बताऊंगा यार। देखो अभी रिसिप्ट जो कराई है उसके अलावा मुझे बहुत कुछ कराना है आपको। देखो जी, सरकार के पास जो फंड होता है, टोटल फंड, ये गवर्नमेंट का जो फंड होता है इसको 3 अकाउंट में डिवाइड किया होता है, 3 अकाउंट में। अब तुम अकाउंट कंपनी की पढ़ चुके हो, अब अकाउंट पढ़ो सरकार की। सरकार के पास 3 अकाउंट होते हैं बेसिकली। एक होता है राज्य कॉन्सोलिडेट फंड, कॉन्सोलिडेट या कॉन्सोलिडेटेड फंड, ठीक है। एक होता है कंटिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी फंड, और एक होता है सरकार के पास पब्लिक डेट। सरकार के पास जितना भी पैसा आया है वो 3 फंड में रखा जाता है। अच्छा, इनके मायने बता दूं, ये जो कॉन्सोलिडेट फंड होता है ये सरकार वो पैसा है जो हमसे लेती है टैक्स के रूप में, या नॉन टैक्स फीस फाइन चालान जो भी काट देती है, या बोरोइंग वोरिंग जो भी है। सरकार के पास टोटल रिसिप्ट जो भी है वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड है। क्या है वो? कॉन्सोलिडेटेड फंड है, जो भी सरकार के पास पैसा रखा हुआ है। लेकिन इस पैसे में जितना भी सरकार के पास टोटल रिसिप्ट आया सरकार ने यहां रखा, लेकिन सरकार ने कहा थोड़ा सा पैसा, देखो मानो सरकार के पास भाई पब्लिक से 100 करोड़ रुपए आया, तो सरकार क्या करती है, इस टोटल पैसे में से मान लो 80 करोड़ सरकार ने कॉन्सोलिडेट फंड में रख दिया। सरकार के पास टोटल पैसा इतना आया, 80 रख दिया इस फंड में। फिर सरकार कहती है इमरजेंसी में जो फंड होता है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब कहीं डिजास्टर आ गई, कोविड आ गया था जैसे, इमरजेंसी फंड सरकार रखती है। मान लो 80 यहां था, 10 यहां है, ठीक है। तो सरकार के पास ये जो 100 आया था, 80 गया कॉन्सोलिडेट में, 10 गया यहां पर, और जो 10 था ना, ये तीसरा कंपोनेंट है, ये कहता है मैं कर्जा लेकर आया हूं। सरकार कर्जा लेती है, कर्जा कहां कहां से लेती है वो मुझे बताना है अभी आपको, वो पार्ट में आएगा। तो सरकार के पास एक पब्लिक डेट भी होता है। पब्लिक डेट का मतलब सरकार ने पब्लिक से उधार लिया होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं पब्लिक से कैसे उधार लेती है सरकार, बहुत सारे तरीके होते हैं। जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके सरकार ने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, तो उसके अंदर पैसा तो रखा है हमारा एम्प्लॉयज का, लेकिन सरकार उस पैसे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेती है भाई, तो सरकार उसको कर्जा मान के चलती है। दिस इज द पब्लिक डेट। ओके ओके, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। पहले ऐसा होता है सरकार के पास इतना फंड इसका है, इतना फंड इसका है, इतना फंड इसका है, इसको जोड़ के सरकार कहती है टोटल मेरा फंड इतना है, ठीक है। अब सरकार उधार कहां कहां से लेती है इसकी डिटेल देना बाकी है, दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो जी दोस्तों, क्लास स्टार्ट होती है अब स्टार्ट होती है क्लास। ये तो सब नॉर्मल सी बातें थी। गवर्नमेंट बजट के बारे में अब तुम जानोगे बढ़िया बढ़िया बातें। अब स्टार्ट होती है तुम्हारी क्लास। अभी तक तो
नॉर्मल सी बातें चल रही थी, अब मैं तुम्हारे डाउट्स भी देखूंगा। अभिमन्यु कह रहा है नेशनल इनकम के बाद से इकोनॉमिक्स ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाबू डाउट्स देखता हूं आपके मैं। सर ये कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को सॉर्ट करना मुश्किल हो रहा है, डिवीजन बनाओ अपनी कॉपी में, अपने हाथ से लिखो, इजी हो जाएगा। रिसिप्ट तो पैसा मिलना होता है, एक्सपेंडिचर पैसा जाना होता है, इतना तो बेसिक होता ही है। सर किसी भी चैप्टर के नोट्स एटलीस्ट कितने पेज के होने चाहिए? डिपेंड करता है कृतिका, जितने मर्जी पेज के हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ज्यादा पेज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेबस कब तक खत्म कर दोगे? 15 अप्रैल के आसपास तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। नैतिक, अच्छा ठीक है, विराट कोहली नैतिक नाम है आपका। एवरी टॉपिक रिवीजन करनी चाहिए आपको भाई, जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद रिवाइज करो। सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे सकती है? अरे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन नहीं देती भाई, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सर कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल है? अच्छा एसेट्स के तरीके से, अच्छा ट्रिक नहीं है श्रेया इसकी कोई? भाई याद रखना पड़ेगा इसका। सर अब इंडियन फॉरेन स्टूडेंट भी ट्रेनिंग करने आ सकते हैं क्या? रशिया के स्टूडेंट भी सीए करते हैं क्या? हाँ करते हैं अरविंद भाई, ऐसी बात नहीं है। सर बीएससी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, उसमें 438 मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा इको में, क्योंकि आपसे पढ़ी थी यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स। आप पर सर सोच रहे हैं कि बीकॉम में एडमिशन लें, नहीं आप सजेशन दे दीजिए और बीकॉम की कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं? क्यों बिंग अ होम ट्यूटर ही नहीं मिल पाता टाइम? देखो गोलू कुमार बताता हूँ आपको, आपकी सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी। आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, आप बीकॉम भी करना चाहते हो, आप होम ट्यूशन भी दे रहे हो, ऐसा कुछ है मुझे समझ में आया। तो बीकॉम आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कराती है, यही मेरी सजेशन है। सर आपने होली नहीं खेली? नहीं प्रिंस भाई होली नहीं खेली, मैं मैनेज कर रहा था तुम्हारा कंटेंट होली वाले दिन। कृतिका अग्रवाल, हाउ टू मैनेज स्टडी, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन आंसर इसका स्ट्रेट नहीं है। अब टाइम वेस्ट बंद करना बंद करो कृतिका, और मैनेज स्टडी अपने आप मैनेज हो जाएगी। एक सीधा स्ट्रेट रेडीमेड सॉल्यूशन यही है, टाइम वेस्ट करना बंद करो। तुम्हारे पास तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई में बोर हो रहे हो, तो ये सबसे पहली फीचर है एग्जाम पास ना करने वाले बच्चों की। लग रहा है बोर हो रहे हो, फिर भी टिके हुए हो, फिर भी बने हुए हो, तो ये फीचर है एग्जाम पास करने वालों की। पता है पढ़ाई कभी कभी बहुत बड़ा दुख बन जाती है यार, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, पढ़ना है। और कभी कभी टीचर्स होते हैं, बचपन से तुम देखते आ रहे हो, मतलब जरूरी नहीं है कि टीचर एक बार में सारा कॉन्सेप्ट पूरा कर देगा, तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। कभी तुम्हें लगता है कि यार ये यूनिट आज ही खत्म होनी चाहिए, तो टीचर ने आधी करा दी। कभी लगता है यार ये यूनिट 3 क्लास में खत्म होनी चाहिए थी, टीचर ने 2 क्लास में खत्म करा दी। तो ऐसे इम्बैलेंसेस लाइफ में आते हैं, और स्टडी इसको ही बोलते हैं। इन सब चीजों को तुम जोड़ के चलोगे, और पता है क्या होता है, कभी तुम्हें उम्मीद थी क्लास 2 घंटे की होगी, क्लास 1 घंटे की हो गई, तो तुम सोचते हो 1 घंटा मजा मारना है। अगर तुम ऐसा सोचते हो 1 घंटा मजा मारना है, तो तुम गलत सोचते हो। अगर आपको वाकई में पास होना है, तो जो आपके पास टाइम बचता है, उस टाइम को यूटिलाइज अगर तुम कर रहे हो, यानी कुछ रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, या क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं मानता हूं एज अ स्टूडेंट कि बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइव क्लास के अंदर लगता है कि हाँ यार थोड़ा दिमाग से निकल गया, लेकिन सर ने उस पॉइंट पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो उस चीज को दोबारा देखो। काफी सारे बच्चे क्लास को 2-2 3-3 बार देखते हैं, काफी सारे बच्चे क्लास को 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं। कब देखते हैं? मतलब 1.5 की स्पीड में देख लेंगे, या सिर्फ वही वाला टॉपिक देख लेंगे जहां उनको प्रॉब्लम लग रही थी। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस पे वर्क करने की जरूरत है। जो थक गया, हट गया, वो हट गया कंपटीशन से। जो थकने के बाद भी लगा हुआ है, वो कंपटीशन में फाइट कर रहा है, और फाइटर्स ही जीतते हैं। सरेंडर वाले कहां जीतेंगे, वो तो पहले ही सरेंडर कर गए। समझे? हम्म। हाँ विकास गुप्ता, बस यही होता है। ठीक है जी, चलो जी, गवर्नमेंट बजट का अब आपको प्रोसेस समझाता हूं। देखो दोस्तों, जब सरकार अपना बजट बनाती है, बता देता हूं ये बजट कब पेश किया जाता है। जब मैं छोटा होता था, स्कूल में पढ़ता था, तीसरी चौथी पांचवी क्लास के आसपास, तो हर साल सरकार अपना बजट पेश करती है। फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को पार्लियामेंट में पढ़ के सुनाते हैं। तो हमारे घर के बड़े बड़े पापा, ताऊ,
और पड़ोसी वड़ोसी भी ये बात चलती थी, बजट आने वाला है भाई, कुछ नया होने वाला है, टैक्स वैक्स का सिस्टम बदलने वाला है, कुछ महंगा हो जाएगा, कुछ सस्ता हो जाएगा। तो जो भी फरवरी का आखिरी दिन होता था, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी, उस दिन बजट लॉन्च होता था देश के अंदर। फिर सरकार बदलती गई बदलती गई बदलती गई। तो अब से हमारे देश के अंदर 1 फरवरी को बजट पढ़कर सुनाया जाता है, बजट की स्पीच दी जाती है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। मतलब हमारा जो फिजिकल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म होगा, तो हम उससे काफी दिन पहले बजट को तैयार कर लेते हैं, और उसमें कोई गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं, तो उसको ठीक करने का समय भी होता है फिर, क्योंकि 1 अप्रैल से तो उसको लागू करना है। ठीक है ना। तो 1 फरवरी एक टाइम है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर उसको सुनाती है। अब ये बजट आखिर बनाया कैसे जाता है दोस्तों? देखो, सरकार को पूरे इंडिया में देखना है भैया कि कहां कहां से पैसा इकट्ठा करना है और कहां कहां पर खर्च करना है। खर्चा सबसे बड़ी बात है। तो सरकार क्या करती है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, जितनी भी मिनिस्ट्री है, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, तो सभी डिपार्टमेंट से पूछेगी कि तुम्हें कितना कितना पैसा चाहिए भाई बताओ। तो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब आइडिया लगाकर सरकार को भेजेंगे। कब मांगती है ये बता देता हूं आपको, वैसे मैं बुक में लिखा नहीं है, सितंबर अक्टूबर के महीने में सबसे मांगना शुरू कर देती है। फिर सरकार को सेट करना होता है, फिर देखना होता है कौन कौन से बंदे हैं जो बजट बनाएंगे। बजट बनाने में सबसे बड़ा हाथ इकोनॉमिस्ट का होता है, अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा हाथ होता है देश का सेंट्रल बजट बनाने में। और इकोनॉमिस्ट लोग ही हैं जो बजट बनाते हैं, और बजट बनाना बहुत बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है देश की, सबसे पावरफुल। जब बजट स्पीच पार्लियामेंट में दी जा रही होती है तो एक एक बंदे की नजर होती है, बहुत सारी कंपनी के जो सीएफओ होते हैं, सीए होते हैं, सबकी नजर होती है, इवन फॉरेन गवर्नमेंट की भी नजर होती है उस बजट स्पीच पे कि इंडिया क्या क्या पैसा कहां कहां लगाने वाला है, कैसे कैसे पैसा कमाएगा इंडिया, देश में क्या क्या होने वाला है। और इन रियलिटी बताऊं, जब बजट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं उसको बना रहे होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग थिंकर्स भी होते हैं, उन सबको एक जगह बंद कर दिया जाता है, फोन वोन सब छीन लिए जाते हैं, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते जब तक बजट पूरा ना हो जाए, यानी पार्लियामेंट में सुनाया ना जाए, उनको बंद करके रखते हैं। क्योंकि देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो पहले लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले लीक हो गई तो देश को बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, या फिर कोई बंदा इंडिविजुअली उसका फायदा भी उठा सकता है। मान लो यार सरकार ने सोचा है कि इस बार हम काफी सारे हाईवे बनाएंगे, और काफी सारे हाईवे बनाएंगे तो उसके लिए सीमेंट खरीदना है, रोड़ी पत्थर खरीदना है, वो हम खरीद लेंगे किसी एक इस वाली कंपनी से, एक कंपनी का नाम भी लिख दिया, और वो पहले लीक हो गया तो मैं तो उस कंपनी के शेयर खरीद लूंगा हो जाएगी बल्ले बल्ले। मतलब उस कंपनी, जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट भाई बहुत सारा पैसा लगाने वाली है ना। तो ऐसे तो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसके लिए उनको बंद कर दिया जाता है। अब जो ये बजट बनाने का पूरा प्रॉपर प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। और चलो जी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। दोस्तों लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूं मैं इस चीज को, आप देखेंगे। द बजटरी प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट, पतला कर लो जरा इसको। ओ माय गॉश, ये क्या हुआ, इसको हटाओ। अरे कहां गया छोरे, हाँ जी, कलर लेंगे येलो, हाँ जी। द बजटरी प्रोसेस इज द मीन्स बाय विच द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच टुगेदर फॉर्मुलेट अ कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल। यानी ये कह रहा है कि जो बजटरी प्रोसेस है, पूरा बजट बनाने का प्रोसेस है, उसमें दो सरकार के विंग्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, देखो बजट बनाना एक अलग चीज है, फिर वो बजट देश में लागू होगा वो अलग चीज है ना। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है परफॉर्म करना, ये बजट को बनाएंगे और उसमें कोई कानूनी चीजें आ रही होंगी तो वो लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है देश की वो उसको हैंडल करेगी, ठीक है। और बजट कौन बनाता है, द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग, क्या, नीति आयोग एंड अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। जितनी भी मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी वो सब का कोई ना कोई बंदा यहां रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब हो गया एक डिटेल, ठीक है ना, डिटेल में। तो अलग अलग मिनिस्ट्री है, नीति आयोग है, नीति आयोग में भाई नीति कोई पॉलिसी मत मान लेना, ये एक
1 जनवरी 2015 को सरकार के द्वारा बनाई गई इंस्टीट्यूशन थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन चलती थी इंडिया में पहले, फिर ये खत्म कर दी गई थी, उसकी जगह पर नीति आयोग आई है। एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल के अंदर, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका राइट आंसर है। ये तो लप्पू क्वेश्चन हो गया, लप्पू क्वेश्चन में क्या करना है, हटाओ इसको। फिर सुनो, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग में 2 प्रोसेस होते हैं मेनली, 2 प्रोसीजर होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, बड़े बड़े स्टेप है दोस्तों। पहला, बजट को किया जाएगा प्रिपेयर, ठीक है, 3 होते हैं। बजट को किया जाएगा प्रिपेयर, ठीक है जी, प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसकी प्रेजेंटेशन और इनेक्टमेंट होगी। प्रेजेंटेशन और इनेक्टमेंट का मतलब जानते हो ना, लॉ में पढ़ा है ना, पहले लॉ बनाया जाता है, लॉ फ्रेम होता है, लॉ मेकिंग होती है, फिर उसकी इनेक्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बनाया गया था, लेकिन उसकी इनेक्टमेंट हुई थी 2009 में, है ना, इंप्लीमेंटेशन बोल सकते हो। तो कराया जाएगा, मतलब ये प्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पढ़ के सुनाएगा भाई साहब पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मानने लगेंगे, अब मानने लगेंगे बजट को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 2 टाइप की एक्टिविटी होती है बजट प्रोसेस के अंदर। पहली होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मतलब एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां पर बजट को बनाया जाता है। ऑब्वियसली किसके साथ? वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं। इंटरेस्टेड कौन? ऐसे तो मैं भी इंटरेस्टेड हूं, नहीं नहीं, सरकार जिसको इंटरेस्टेड मानती है। जैसे कि नीति आयोग इसमें इन्वॉल्व होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग जो सरकार सही समझती है वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो यहां पर होते हैं, इनके साथ बनाया जाता है। और फिर दोस्तों पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है, और जो पार्लियामेंट में पास करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है ना। और आप देख रहे हो एक बड़ी डिस्कशन होती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये मेनली जब बजट पढ़ के सुनाया जाता है, लोकसभा में सबसे पहले सुनाया जाता है, वो पहली स्पीच होती है, वहां पर वोटिंग भी होती है, ये सही है या गलत है, वोटिंग भी होती है, सही है या गलत है। और फिर जब वहां पर मेजोरिटी ऑफ द वोट के साथ ये बजट पास हो जाता है, फिर उसके बाद इसको राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ के सुनाते हैं और डिस्कशन मांगते हैं उससे, मतलब सजेशन मांगते हैं, डिस्कस किया जाता है। राज्यसभा में तो फॉर्मेलिटी है, अगर कोई बड़ी चीज है तो लोकसभा है बजट के मामले में, ठीक है जी। अब इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आप देखोगे। पहली बात, सबसे पहले क्या होता है, मान लो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बुला लिए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बुला लिए, बजट मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहला क्या होगा? पहला होगा द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। जो सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाएंगे कि भैया अगले साल कौन कौन सा खर्चा करने वाले हैं। हम सेंटर को बोलेंगे इतना इतना पैसा चाहिए हमें मोदी जी, ऐसे बताएंगे। फिर मोदी जी देंगे या नहीं देंगे वो तो बात दूसरी है, ठीक है। हाँ, इसे बोलते। फिर उसके बाद होगा प्री बजट कंसल्टेशन आर डन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट के डिटेल आ जाएगी, उसके बाद ये कंसल्टेशन करेंगे, हाँ भाई सब सही हुआ है गलत हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन होगा? चलो जी, अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के, यार राज्य का भी एक, मतलब जो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इनके भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। और एक पूरे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो सेंट्रल यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे कि निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन की एक बजट से पहले मीटिंग होती है, किसके साथ? जो अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर मतलब सीएमजी भी हैं, उनके साथ भी, और अलग बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट को सही बंदे लगते हैं। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, लेबर यूनियन का कोई बंदा आ गया, नीति आयोग के एक्सपर्ट आ गए, इन सब के साथ मिलके, ठीक है। तो विद अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे, इंटरेस्टेड ग्रुप्स होंगे, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री की एसोसिएशन होगी, जैसे कि फिक की एसोसिएशन होती है, एसोचैम होती है, ये होते हैं बिजनेस के एसोसिएशन होते हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए होंगे, सोशल एंड वेलफेयर सेक्टर से लोग आए होंगे, लेबर की ऑर्गेनाइजेशन से आए होंगे, नीति आयोग के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व होंगे, एटसेट्रा, और भी लोग होंगे जिनकी सजेशंस यहां पर मानी जाएंगी,
अगर सही है तो मानी जाएंगी, ठीक है। और फिर बजट को प्रेजेंट कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में। इनसे सजेशन ले लेंगे, भैया आप सब ठीक है ना, हाँ सब ठीक है ना, जब ये सब बोल देंगे ओके है तो फिर बजट को प्रेजेंट कर देंगे पार्लियामेंट में। और जब बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट है एक रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट होता है, सरकार कहां कहां से पैसा वसूल करने वाली है, और एक होता है सरकार के खर्चे का डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें यह दिखाती है सरकार कि आने वाले साल में यानी कितना कितना आइडिया लगा रही है कि कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां खर्च होगा। तो पहली बात क्या, पहली बात सरकार अपने एस्टीमेट दिखा रही है। दूसरी बात यह दिखाएगी कि पिछले साल एक्चुअली क्या हुआ था, तो फिर दिखाएगी प्रीवियस ईयर में एक्चुअल फिगर्स। क्योंकि देखो दोस्तों, लगता है सरकार 100 रुपए का खर्चा करेगी, लेकिन जब साल पूरा हो जाता है तब पता लगता है कि 100 का खर्चा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे ही सरकार ये बोलेगी इस साल हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, और ये भी बता दें कि पिछले साल हमने पिछले साल वाले बजट को फॉलो किया था या नहीं किया था। साहिल मंसूरी पूछ रहे हैं स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है। तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऐसे लोग जो बजट मतलब जो रिलेटेड पीपल हो, रिलेटेड लोग, जैसे कंपनी के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें कंपनी के एम्प्लॉइज भी आते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर भी आते हैं। तो जो भी कंपनी से रिलेटेड बंदे हैं वो कंपनी के स्टेक होल्डर हो गए, जो बजट से रिलेटेड बंदे हैं वो बजट के स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, चौथा स्टेप हो गया, डॉक्यूमेंट आ गए। अब इसमें स्पीच आएगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की वो अपनी स्पीच देना शुरू करेगी। स्पीच बेसिकली 2 पार्ट में दी जाती है। पार्ट 1 में जो स्पीच दी जाती है उसका मतलब कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर बताएगी देखो जी देश में ये हालात चल रहे हैं और इन इन चीजों पर हम खर्चा करके देश की डेवलपमेंट करेंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है देश की वो पार्लियामेंट में सबके सामने रखती है सरकार, और मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और बताती है कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कैसे बजट के तरीके से हम इकोनॉमी की सिचुएशन को ठीक करेंगे। ठीक है जी। फिर जो पार्ट बी होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसके अंदर कहानी आती है टैक्स की, किस किस पे टैक्स लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कम करेंगे ज्यादा करेंगे सब। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है वो 2 पार्ट में होती है। ये एमसीक्यू बन सकता है कि कितने पार्ट में होती है। पार्ट ए में क्या बताया जाता है, पार्ट ए में बताया जाता है प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग। ठीक है जी। और पार्ट बी में बताया जाता है वेरियस डेवलपमेंट मेजर्स, जिसमें फ्यूचर पॉलिसी का पता लगता है और यह देखा जाता है कि टैक्स का प्रपोजल क्या है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कितना टैक्स लगाना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। कितने पार्ट की स्पीच दी जाती है इसको मैं स्टार कर देता हूं, पॉइंट बना के लाया हूं तो आपके काम आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी, 5 पॉइंट हो गए, 11 पॉइंटों में बताऊंगा ये टोटल। 6 नंबर का पॉइंट, फिर द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग से भी होते हैं, ठीक है, उसमें से 3 डॉक्यूमेंट बहुत मेन है, ये पार्लियामेंट में बताए जाते हैं। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको ही बेसिकली बजट बोलते हैं। सरकार, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भैया, 3 स्टार है यहां पर, यहां से क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांस है। कहते जी अब सरकार डॉक्यूमेंट दिखाएगी, तो 3 डॉक्यूमेंट मेन है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, यहां तो 4 लिखे हुए लेकिन 3 मेन है। सरकार बोलती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे हम। इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, सरकार का कंसोलिडेटेड फंड कितना है, सरकार का कॉन्टिजेंसी फंड कितना है, और पब्लिक अकाउंट में क्या क्या है। मतलब पब्लिक अकाउंट में पब्लिक डेट बोल दो आप इसको। ठीक है, कंसोलिडेटेड मतलब सरकार का नॉर्मल रेसिप्ट, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी में कितना फंड सरकार ने लगाना है, और पब्लिक अकाउंट मतलब पब्लिक से कितना पैसा लेना है, उसकी बात कर लो, पब्लिक का उधार की बात कर लो। ठीक है, फिर ग्रांट की कौन कौन कितनी कितनी डिमांड कर रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट आएगा। फिर फाइनेंस बिल आएगा। फाइनेंस बिल का मतलब होता है किस पर कितना टैक्स हटाया और किस पर कितना टैक्स लगाया, पिछली बार से इस बार में क्या बदलाव हुए हैं। फिर एक स्टेटमेंट आएगी जो एफआरबीएम के अंडर आती है। एफआरबीएम मतलब फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का एक कानून बना हुआ है, एफआरबीएम एक्ट बना हुआ है, इसकी स्टेटमेंट आएगी। उस एक्ट को आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। और क्या होंगे, और भैया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पूरी स्टेटमेंट जारी होगी, और एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी जिसको हम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये भी बताई जाएगी। टोटल मिला के 6 चीज यहां दी हुई है, 4 ईयर 2 ईयर। पता नहीं इन दोनों को 2 अलग अलग क्यों बोला है,
ई और एफ भी बोल देते, अलग पार्ट तो है नहीं है। तो सरकार बजट के समय पर यह सब चीजें बताएगी देश को। दोबारा देखते हैं, पहले तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी जिसमें 3 चीजें होंगी, कंसोलिडेटेड फंड भी होगा, कॉन्टिजेंसी फंड भी होगा और पब्लिक डेट यानी पब्लिक अकाउंट भी होंगे। फिर कौन कौन सा स्टेट कितनी कितनी ग्रांट की डिमांड कर रहा है वो भी होगा। फिर फाइनेंस बिल, कहां से टैक्स हटाया, कहां पर टैक्स लगाया, ज्यादा किया कम किया, वो भी होगा। फिर एक एफआरबीएम एक्ट की स्टेटमेंट होगी जो आपको जाननी नहीं है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बताया जाएगा, देश में कैसी मैक्रो इकोनॉमिक चल रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है, कितनी इन्फ्लेशन है, ये सब बताया जाएगा। और एक सरकार की जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी होती है, मतलब थोड़े से दिनों के लिए सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी किस तरीके की रखेगी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, और अगली क्लास में इसकी पूरी डिटेल है फिस्कल पॉलिसी के बारे में, पूरा यूनिट बना हुआ है, पूरा चैप्टर ही है बेसिकली, ये सब बताएगी सरकार। चलो जी ठीक है, इतना हो गया, ओके रिपोर्ट है। अब चलो जी बजट की बारी आती है डिस्कस करने की। तो सबसे पहले इसको लोकसभा में डिस्कस किया जाएगा, डिस्कशन होगी और वोटिंग होगी। वोटिंग किस पे होती है, बजट की ग्रांट पे होती है मेनली। देखो जी ग्रांट पे तो बहुत भसूड़ियां हैं। देखो ऐसा होता है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लो जो भी सरकार चल रही है देश में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, प्लीज इसको राजनीतिक तौर पे ना ले। मान लो बीजेपी सरकार चल रही है देश में, और बहुत सारे राज्य भी हैं, जैसे यूपी में बीजेपी सरकार है, ठीक है, और बहुत सारे राज्य जहां पर बीजेपी सरकार है। तो ऐसा हो सकता है, लोगों को लगता है कि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो जो ग्रांट देगी ना वो यूपी गवर्नमेंट को ज्यादा देगी और पंजाब की गवर्नमेंट को कम देगी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो लोगों को लगता है इसलिए इस ग्रांट पे ना वोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं कि ये ग्रांट सही दी जा रही है या नहीं दी जा रही। और अगर लगता है कि कोई गवर्नमेंट अपने स्टेट्स को सपोर्ट कर रही है अलग तरीके से, तो इस पर कट भी लगाए जाते हैं, ग्रांट कट करा देते हैं। इसे बोलते हैं भैया कट मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कट मोशन। कट मोशन का मतलब होता है बाबा ग्रांट्स को कट करवा देना। बहुत सारे कट मोशन लगते हैं जब भी बजट बनता है ना, वो बोल देते भाई तू इसका ज्यादा दे रहा है मत दे, इसको ज्यादा दे रहा है मत दे। मेन बहस ये होती है। फिर इसके बाद हो गया लोकसभा में, फिर राज्यसभा की तरफ रुख किया जाता है, राज्यसभा में पहुंचते हैं और यहां पर सिर्फ जनरल डिस्कशन होती है, कोई वोटिंग नहीं होती। सरकार बोलती है बताओ कैसा लग रहा है हमारा बजट। कोई पढ़ा लिखा बढ़िया बंदा होता है तो वो सजेशन देके सरकार को अगर अच्छा लगता है तो सरकार उस बजट में बदलाव कर देती है भाई, बदलाव जेन्युइनली कर देती है। लेकिन सरकार को लग रहा है भाई हमारे बजट के ऊपर चल रहे हैं पंगे, कोई बंदा हमारी बात मान ही नहीं रहा, यहां हो रही है भसूड़ियां। तो सरकार के पास एक हथियार है, उस हथियार को मैं ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आजा भाई, हथियार कहां गया, आजा आजा, डर क्यों रहा है। सरकार के पास एक हथियार है राज्य, देखो जी, इसे बोलते हैं ग्लोटिन। ग्लोटिन अंग्रेजों के जमाने में एक वर्ड यूज किया जाता था, जो बात नहीं मानता था उसके सर काट देते थे। तो सरकार यहां सर तो नहीं काटती, कहती है अगर सरकार को लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है तो सरकार विदाउट डिस्कशन, मतलब विदाउट डिस्कशन कह रहा हूं, कोई कुछ भी कह रहा हो, सरकार अपने आप बजट पास कर देती है। क्योंकि सरकार कहती है देखो जी बजट हमने बनाया है, इसको हम लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में अगर तुम ज्यादा फालतू के चक्कर, फालतू की भसूड़ियां, फालतू के रायते फैलाओगे तो ये तो 1 साल तक डिस्कशन चली जाएगी। एक वेरी लिमिटेड टाइम होता है बजट को डिस्कस करने का। उस टाइम में जो डिस्प्यूटेड मैटर है बेसिकली सबसे पहले उसको डिस्कस किया जाता है, सच्चे दिल से सजेशन ली जाती है, ग्रांट के ऊपर बात होती है, सब सारी भसूड़ी ग्रांट की होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ना लिमिटेड टाइम। सरकार को लगता है कि फालतू की बात कर रहे हैं अब लोग, सरकार कहती है पास, बजट पास। तो इसको बोलते हैं सरकार ने ग्लोटिन कर लिया यहां पर, ठीक है, सरकार बजट पास कर देगी। कट मोशंस मैंने बताए हैं आपको कि हाँ भाई रिडक्शन हो जाता है फिर वेरियस जो ग्रांट्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है, वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक दो बात और बता देता हूं, चलो वहीं चलते हैं अपने प्रोसेस पे ही, ये सारी बातें तो धीरे धीरे बताऊंगा ये आपको मैं। पिरोसेस पे चलो रे बाबा, पिरोसेस, पिरोसेस, हाँ जी 7 स्टेप हो गए। चलो जी डिस्कशन हो गई है। ये जनरल डिस्कशन के बाद, आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट प्रपोजल एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, सब पे जनरल डिस्कशन हो गई, ये सब कंप्लीट हो गया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएशन बिल। यार ये क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल?
तुम तो जानते हो, अकाउंट्स वाले हो भाई। सरकार अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है, इसका मतलब समझो सरकार कहती है सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब बताती है जो सरकार का कंसोलिडेट फंड था उसमें से कितना कितना पैसा अप्रोप्रिएट किया जाएगा अलग अलग जगह, मतलब कहां कहां खर्चा जाएगा ये डिसाइड कर लेती है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल आ गया तो क्या लिखा है यहां पर, द अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इंकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है इसमें से पैसा निकालना इसकी इजाजत देती है सरकार को अप्रोप्रिएशन बिल। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बिल बोल सकते हो, यहीं से माल निकलेगा। फिर द फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल क्या होता है यार, फाइनेंस बिल एक ऐसा बिल होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि कितना टैक्स हटा है और कितना टैक्स लग गया है, क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, टैक्स बिल बोल सकते हो आप इसको मोटा मोटा। ठीक है, मैं पहुंचा देता हूं, मैंने फाइनेंस बिल की डेफिनेशन लिखी है भाई आप लोगों के लिए, आपको डरने वाला बात नहीं है भाई, सारा सिस्टम पूरा प्रॉपर तैयार करके लाया है भाई। अगर तुम्हें डिटेल में देखना होगा तो कंसोलिडेटेड फंड भी है, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड भी है और पब्लिक अकाउंट भी है। ठीक है ना, ये चीज भी बता रखी है, लेकिन इस पे बाद में ध्यान देंगे। फाइनेंस बिल पे ये राजी। फाइनेंस बिल क्या होता है, द बिल प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट प्रेजेंट होते ही अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके बाद फाइनेंस बिल होता है भाई। इसमें क्या होता है, क्या क्या इंपोज किया गया है, मतलब क्या क्या लगाया गया है, क्या क्या हटाया गया है, एबोलिशन, क्या क्या अल्टरेशन हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं, और क्या क्या कंट्रोल हो रहा है किस पे, टैक्स पे। टैक्स पे जो बजट प्रपोज किया गया उसमें सारे टैक्स की वसूली फाइनेंस बिल में लिखी होती है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब तुम देख रहे हो तो तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूं, आउटकम बजट नाम का शब्द क्या कहता है भैया, आउटकम बजट का मतलब होता है रिपोर्ट कार्ड। जैसे तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड आती है ऐसे ही पिछले साल जो बजट था उसकी रिपोर्ट कार्ड भी आती है। हाँ तो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, द आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड है ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव डन। अलग अलग मिनिस्ट्री ने जो जो पैसा मांगा था वहां वहां खर्च किया कि नहीं किया, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आई, जो भी आउटले थे उनके एक्सपेंडिचर थे इन द प्रीवियस एनुअल बजट, जो पिछले साल का एनुअल बजट था उसके बारे में बात होती है कि भाई तुमने वो किया नहीं किया, तुमने पैसा तो मांगा था खर्च किया नहीं किया, इस चीज के बारे में। चलो जी कोई नहीं, अपने स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप्स, डांस के स्टेप नहीं बोल रहा, डांस के स्टेप नहीं बोल रहे बाबा, बजट के स्टेप पे चल रहे हैं। ठीक है, चलो जी राज्य आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, फाइनेंस बिल आ गया, और उसके बाद अच्छा फाइनेंस बिल में एक बात बतानी थी मुझे, यहां पर लिखी हुई है द फाइनेंस बिल सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगले साल क्या होने वाला फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में इसमें दिखाया जाता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। द पार्लियामेंट हैज टू पास फाइनेंस बिल 75 डेज ऑफ द इंट्रोडक्शन। जब यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके 75 डे में इसको पास करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं हुआ तो सारा काम खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हमेशा ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पास ही हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के अंदर फाइनेंस बिल पास होता है, इतना ही है। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन। डिस्कशन के लिए कुछ डेज अलॉट होते हैं, 2 दिन 3 दिन जो भी होते हैं, हमेशा अलग अलग भी हो सकते हैं। लास्ट डे पे क्या होता है, ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट द स्पीकर पुट ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट टू द वोट ऑफ द हाउस। जो भी बची हुई ग्रांट है उसके लिए जो स्पीकर होता है, स्पीकर मतलब लोकसभा का हेड है, वो बोल देता है हाँ भाई वोटिंग कर लो। और अगर नहीं हो पा रही वोटिंग तो सरकार क्या कर लेगी, सरकार करेगी गुलोटिन। गुलोटिन क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार डिबेट को एंड कर देगी, कहता है कोई डिबेट नहीं होगा, अब एंड वाला दिन आ गया, अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कहानी खत्म। और बजट को बेसिकली आजकल 1 फरवरी को ही प्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। आई होप कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहां पर ध्यान रखने को मिलेंगे। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, 3 चीज होती है सरकार के पास। फिर फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, ये 2 बिल बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर ये गुलोटिन जैसी पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आउटकम बजट मतलब पिछले साल का जो एनुअल बजट था उसकी रिपोर्ट कार्ड। हाँ डिवाइस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, ओके रिपोर्ट है।
चलो जी दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने का हकदार हो गया, इतनी सारी चीजें आपने की हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा, ऐसी बात नहीं है। आजा आज आजा। लो जी, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हें खुद पढ़ना है, 45 सेकंड मैंने दे दिए, इसको तुम ब्रेक की तरह मानना, 5 मिनट चलेंगे अब एमसीक्यू। चलो जी, बजट पास हो गया। क्लास खत्म नहीं हुई भाई, बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं अभी, क्लास इज नॉट फिनिश्ड येट। अप्रोप्रिएशन बिल सरकार को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, इट गिव्स अथॉरिटी की कंसोलिडेशन फंड में से पैसा निकाल ले रे बाबा, निकाल ले। ठीक है, मैं खुद ही कराता हूं कुछ एमसीक्यूज, खुद ही कराता हूं। फिर बात करते हैं। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का टॉपिक अभी आना बाकी है, इसको कराऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा जी, आपको अब रेलवे बजट के बारे में बताता हूं। देखो जी, पहले क्या होता था, पहले की पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा, मैं आपको बात बता रहा हूं 2017-18 से पहले की, 2016 तक हमारे देश में एक पूरी कंट्री का बजट होता था। उस पूरी कंट्री के बजट के बाद एक रेलवे डिपार्टमेंट का बजट अलग से बताया जाता था, यानी देश का बजट और रेलवे का बजट अलग से पहले होता था। लेकिन 2017-18 से हमने इसको जो जनरल बजट है ना उसमें ही मिक्स कर दिया, भैया रेलवे का बजट भी एक साथ बता देंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है रेलवे बजट पार्ट ऑफ जनरल बजट है, जो 2017-18 से माना गया है। पहले अलग अलग था, ठीक है, पहले अलग अलग था, जो नेक्स्ट डे प्रेजेंट होता था, ये पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, बस फैक्ट वाली बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आउटकम बजटिंग क्या होता है? आउटकम बजटिंग एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड है, जो ये बता देती है कि जो बजटरी एलोकेशन हुई थी, यानी जो बजट का पैसा एलोकेट हुआ था, वो परफॉर्मेंस और टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, उसका आउटकम बताता है, परफॉर्मेंस और टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। अब देखो सरकार यार लोन लेती है, वो इंटरनली भी लोन ले सकती है और एक्सटर्नली भी लोन ले सकती है। इंटरनली मतलब देश के अंदर से लोन लेगी, एक्सटर्नली मतलब देश के बाहर से लोन लेगी। इस चीज को पढ़ाना बाकी है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को अभी नहीं छेड़ेंगे। हाँ, लो जी, एक बजट को अनबैलेंस्ड कब बोलेंगे? भाई बैलेंस बजट होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के बराबर होते हैं, जब बराबर नहीं है तो अनबैलेंस बजट है। तो अनबैलेंस जब बोलेंगे जब या तो बजट में डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। तो जब बजट में सरप्लस है या डेफिसिट है तो बोल देंगे अनबैलेंस्ड है, ठीक है जी। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन बता दो भैया। यहां पर फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको मैं दे देता हूं यहां पर पूरा 90 सेकंड, सोच भी लो, और ये थोड़ा मुन्ना मुन्नी ब्रेक भी हो गया। भाई साहब ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। पहले में लिखा है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट से,
तो ये तो रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला हो गया। दूसरे में लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अच्छा, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, दिस इज द राइट डेफिनेशन। ठीक है, बी वाले के साथ जाएंगे, यही राइट डेफिनेशन जब लिखते हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है जी, वेरी गुड भैया, ज्यादातर बच्चे सीख है। प्रिया, अमन, साक्षी, शांतनु और हिमांशु, दीज आर द टॉपर्स। ठीक है, चलो जी भैया, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वहां से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट सबमिटेड अलोंग विद द बजट। बजट के साथ में कौन कौन सी स्टेटमेंट सरकार को सबमिट करनी पड़ती है इस कानून के हिसाब से। ये कानून तो हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े थे। वो डॉक्यूमेंट कौन से भैया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, या मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी है। तो आपको एक बात बताता हूं, हमें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, लेकिन ये दो एक साथ लिखे हुए थे, बहुत स्पेशल। हाँ 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 हाँ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कर देते हैं भैया, क्या करूं? हाँ ठीक है, तो ये दो स्पेशल लिखे हुए थे, तो दोनों डॉक्यूमेंट हैं ये वाले, तो डी वाला इज द राइट आंसर। मैं दिखा भी देता हूं आपको, यादें ताजा हो जाएगी राजा। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये लो जी, एफआरबीएम एक्ट के अंडर में ये दो इसलिए स्पेशल लिखे थे, ये दो डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। ठीक है, लीडर बोर्ड दिखाऊंगा भाई, अभी लीडर बोर्ड के पीछे मत पड़ो। ठीक है जी दोस्तों, देखो जी, अब जो चैप्टर बचा हुआ है ना, इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें पढ़नी है। एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट का उधार जिसे बोलते हैं पब्लिक डेट। इन दोनों की मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये मैनेज होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो व्हाट यू गाइस वांट, कि इसको आज कराऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? बताओ, आज कराऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? मैं तुम्हारा पोल ले लेता हूं एक बारी। है टॉपिक, मतलब 20-25 मिनट का है, होगा टॉपिक, बिल्कुल होगा। तो सर एक बार कट मोशन बता दीजिए। कट मोशन का मतलब होता है कि ग्रांट्स को कट कराने के लिए डिबेट किया जाता है। सर आगे 3 चैप्टर में भी इतनी ही थ्योरी होगी क्या? हाँ गोविंद, थ्योरी और डायग्राम और भी है उसमें। 97 आए हैं, वेरी गुड गोलू भाई। यूट्यूब पर एक अच्छा सा रिवीजन टाइम टेबल का वीडियो बना दीजिए। ओके रिपोर्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी रिवाइज करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 चाणक्य 2.0 बैच में आने वाला है। 30 तारीख को डाल देंगे, 30 तारीख को वैसे, हाँ 30 तारीख के आसपास डाल देंगे। ठीक है, 30 को या 1 को डाल देंगे, उससे पहले भी डाल सकते हैं। सीए के साथ अगर कॉलेज नहीं कर रहा तो क्या आर्टिकलशिप में दिक्कत आती है क्या? नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। ठीक है, मैं पोल करवा रहा था कि अभी खत्म करूं या अगली क्लास में खत्म करूं। ठीक है, एक बारी वोटिंग हो जाए, 30 सेकेंड्स दूंगा आप लोगों को, और ये लीजिए वोट टाइप। अभी खत्म करने के लिए बोलो, अभी खत्म करना है तो थम्स अप, और अगली क्लास में खत्म करना है तो थम्स डाउन। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। वो कहते हैं भाई सीए फाउंडेशन में, अगर पढ़ो तो हद कर दो, नहीं तो मामला ही रद्द कर दो। रद्द करने पे तो सब कुछ कहानी खराब हो जाएगी, हद करने पे सारी कहानी बढ़ जाएगी, बढ़िया भी हो जाएगी। देखत है का आवेगा पोल शोइंग रिजल्ट। ओ माय गॉड, तो यू गाइस वांट कि इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाए? ठीक है दोस्तों, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अब आपको एक बताता हूं, जो यूनिट 3 है,
ठीक है। यूनिट 3 स्पेशली आपको ध्यान रखनी है, इसको मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने नोट्स बने हुए हैं यहां पर यही तुम्हारे काम के, ठीक है, इसमें से ही पढ़ लेना। अभी जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, यानी अगर आप चाहते हो कि भैया इसकी पीपीटी अपलोड कर दी जाए, तो दोस्तों इसकी मतलब ये जो नोट्स है ना, जो टीचर नोट्स हैं, ये अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको इसके अंदर बहुत सारा मिसमैच भी देखने को मिल सकता है कि कोई चीज ऊपर है कोई चीज नीचे है, तो प्लीज उसको अंडरस्टैंड कर लेना जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से। शिवांश विजान बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन बिल समझा दो। भैया कॉन्सोलिडेट फंड से कितना पैसा निकालना है, कितना अप्रोप्रिएट रहेगा, ये डिसाइड करने का जो बिल होता है अप्रोप्रिएशन बिल कहलाता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं यार, अगली क्लास में खत्म कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उन्हें इतना सारा बोला है तो समझ गए मैं इस चीज को। अभी क्या है ना, तुम्हारी अकाउंट्स की क्लास है, तुम अकाउंट्स की क्लास देख लो, लीडर बोर्ड मैं दिखा देता हूं तुम अगली क्लास में। लेकिन ये है कि जो नेक्स्ट वाली यूनिट है ना, वो भी खत्म करेंगे। ठीक है, बस एक छोटे छोटे मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार, एक आधा क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, बस वो कर दो। लो जी, ये लिखा है गवर्नमेंट बोरोइंग इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट बोरोइंग को कैपिटल रिसिप्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, सरकार जो उधार लेती है पैसा, उसको कैपिटल रिसिप्ट क्यों बोलते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं। लो जी, इसके लिए 30 सेकंड का टाइम है। कैपिटल रिसिप्ट उसको बोलते हैं जिससे या तो सरकार के एसेट्स कम हो जाए या सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए। ऐसा कुछ लिखा है क्या कहीं पर? ये देखो, ऐसा कुछ लिखा है तो फिर पता लग जाएगा। ठीक है, इट मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। ये एसेट क्रिएट करने के लिए यूज होती है? नहीं नहीं, एसेट बिक जाते हैं भाई इससे। ठीक है, इट क्रिएट लाइबिलिटी। यस, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है इससे, तो यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैं बी को ठीक कर दूंगा। अभी आप थोड़ा यश, दोनों यश आए हैं भाई, फिर अमन, फिर ध्रुवा, फिर प्रिंस। चलो जी उस्ताद, कुछ क्वेश्चंस तो कराऊं। चलो जी, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मैंने बताया था आपको, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कौन सी लाइन सही है मैं बता देता हूं। दीज आर दोज दैट डू नॉट क्रिएट फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन। फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन मतलब सरकार के लिए भविष्य में जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती, ये वो वाली कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। समझ गए? ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? 45 सेकंड्स में आप आंसर दे दो, आपको पता भी होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है भाई। देखो जी, जो भी सरकार चालान काटती है, लाइसेंस फी रिसीव करती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपनी कंपनी का हिस्सा बेच के माल ले लिया, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। जो भी जापान से कोविड के लिए जो भी असिस्टेंस आई होगी, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिविडेंड भी रेवेन्यू रिसिप्ट है जो सरकार ने कमाया है। हम कैपिटल की बात कर रहे थे, तो बी वाला हमारा आंसर होगा। हाँ जी, चाहत, अमन, सुंदर, विराट, आराध्या। ठीक है जी उस्ताद। अच्छा जी। हम्म। चलो जी, चलो जी। अच्छा, जो सरकार का बजट होता है वो किस चीज को इंपैक्ट करता है जनरली? देखो, गवर्नमेंट बजट के फंक्शन थे, एक रिसोर्स कैसे रीएलोकेट करने हैं, देश में इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इक्विटी कैसे बढ़ानी है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होनी है। इन तीन चीजों को बजट अफेक्ट करता है, तो तीनों का मिक्सचर है फोर्थ ऑप्शन। हाँ हाँ, ये हो गया ना फोर्थ ऑप्शन है से, ये डी वाला सही माना जाएगा यहां पर। इसको आगे बढ़ाओ। और हम्म ठीक है। देखो दोस्तों, आपको जो रीड करने वाले आइटम है, मैं उस पर टिक भी लगाता हूं, जो आपको खुद रीड कर लेने हैं यहां से। पब्लिक डेट मैनेजमेंट में एक टॉपिक है प्राइमरी डेफिशिट। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये पूरा प्रॉपर टॉपिक पढ़ा चुका हूं, प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है, अच्छे से बता चुका हूं। यहां पर फिजिकल डेफिशिट भी था, ये भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, टोटल बजटरी डेफिशिट क्या होता है ये भी पढ़ा चुका हूं, ये प्लीज इसको रीड कर लेना।
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बहुत अच्छे से बताया है, इसमें पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन एग्जाम्पल देख लेना, यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स लिखे, मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक बार रीड कर लेना, मॉड्यूल से ही है। कैपिटल रिसिप्ट ये ढंग से वैसे बता भी चुका हूं मैं भैया। डेफिसिट बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, ये भी बता चुका हूं मैं राज्य, ठीक है। हाँ, बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, ये सब बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी, ओके। चलो जी, और क्या है भाई, सेंटर और स्टेट का एक्सपेंडिचर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। और और हाँ जी, मैं ये भी बता चुका हूं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट और डेट वाली रिसिप्ट क्या होती है। टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स की फॉर्म में आता है, टैक्स को छोड़कर जो दूसरी फॉर्म में आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तुम्हारा भी काम छोड़ रहा हूं भाई, तुम्हें भी इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, अब बारी आ गई कि आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा दूं, क्योंकि आपको मैंने काम दे दिया, काम दे दिया तो काम कर लेना, ठीक है। आपको दिया है मैंने इस बार होमवर्क। होमवर्क क्या है, जो पॉइंट मैंने मार्क कर रहे हैं उसको रीड करना है, ठीक है ना, उसको रीड करना है, और ये सारा का सारा यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। हाँ जी, तो बाबा आज की क्लास के टॉपर्स में मोनिका, अशरून, रिया, प्रिंस, सूरज, कनिष्का, मोहित, सामिया, साहिल, मनीष कुमार, दीज आर द टॉपर्स इन टूडेज क्लास। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और मजेदारी वाली बात है। तुम्हारा सिलेबस अच्छे से चलता रहे, 15-20 मिनट है, थोड़ा डिफरेंस है तुम्हारे पास अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट होने में, तो कुछ पावर बूस्टर कुछ कर लो, उछल लो, कूद लो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बोर नहीं हो रहा था तो उसको मैंने पढ़ने के लिए काम दिया है, वो ये वाला काम कर लेना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बस प्यार की कमी मत रखना, मेरे को प्यार ही है जो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना के रखने के लिए एनकरेज करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।